श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री, लखनऊ के पूर्व मेयर श्रीमान दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में विधि मंत्री और मेरे मित्र भाई ब्रिजेश पाठक जी, और आज यहां पर जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, आज जिनके निमंत्रण पर मैं आज आया हूं, ऐसे भाई संजय सेठ जी और लखनऊ शहर और लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र से उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वाभाविक है, चुनाव के कुछ दिन पहले मीटिंग रखी है, तो मेरा तो उद्देश्य यहाँ आने का भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारी बात आप तक पहुंचाना है। परंतु मैं इतना निश्चित कह सकता हूं कि हम जो बात भारतीय जनता पार्टी लेकर इस चुनाव में निकली है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कम और उत्तर प्रदेश की जनता ज्यादा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे को लेकर निकली है, वो एजेंडा उत्तर प्रदेश को फिर से एक बार गौरवशाली उत्तर प्रदेश बनाना, उत्तर प्रदेश को फिर से एक बार सबसे समृद्ध राज्यों की सूची में सबसे ऊपर ले जाना, उत्तर प्रदेश को फिर से एक बार सबसे सलामत राज्यों की सूची में सबसे ऊपर ले जाना, उत्तर प्रदेश को फिर से एक बार सबसे शिक्षित राज्यों की सूची में सबसे ऊपर ले जाना और उत्तर प्रदेश को फिर से एक बार देश का सांस्कृतिक नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करना, ये लक्ष्य लेकर हम 2014 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर काम कर रहे हैं। भैया बैठ जाइए आप प्लीज, मैं यहीं खड़ा रहकर बोलूंगा, आप जरा भी चिंता मत करिए। अरे बैठ जाओ अब भाई, मैं जिद्दी प्रकार का आदमी हूं, नहीं बोलूंगा। मित्रों, मैं थोड़ा बैकग्राउंड में इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि जनमानस की स्मृति बहुत अल्पजीवी होती है। जिस उत्तर प्रदेश को मैं बचपन से एक राजनीति के विद्यार्थी के नाते देखता था, हमेशा आकर्षण रहता था। इतिहास का कोई भी पन्ना उठा लो, कोई भी कालखंड का पन्ना उठा लो, जिसमें उत्तर प्रदेश मिलता था। चाहे रामायण काल की बात हो, चाहे महाभारत काल की बात हो, चाहे मुगल काल की बात हो, चाहे आजादी का आंदोलन हो, चाहे आजादी के बाद की बात हो, उत्तर प्रदेश देश के इतिहास में, देश के सांस्कृतिक धारा प्रवाह में और देश के पुनर्निर्माण के यात्रा में केंद्र बिंदु रहता था। और देखते देखते जैसे जैसे उम्र और समझ बढ़ती गई, हमने उत्तर प्रदेश को गिरते हुए भी देखा। ये सारी चीजों में कोई ना कोई कारण से उत्तर प्रदेश गिरता गया और बाद में एक दौर आया, अस्थिरता का दौर आया। बार बार मुख्यमंत्री बदलने लगे, बार बार सरकारें बदलने लगी, बार बार पार्टियां बदलने लगी, पार्टियां टूटने लगी, बिगड़ने लगी, बनने लगी और फिर उत्तर प्रदेश के अंदर अस्थिरता का दौर भी हमने देखा है। और स्थिति यह आ गई कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की सूची में आ गया। बीमारी राज्यों की व्याख्या किसी विद्वान अर्थशास्त्री ने करी थी। उसमें बी से बिहार था, यू से उत्तर प्रदेश था, एम से मध्य प्रदेश था और एक राजस्थान था।
ये चारों राज्यों को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा गया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी कि उसमें उत्तर प्रदेश में 2013 में देश में एक भयंकर असमंजस जैसी स्थिति आ गई। 10 साल तक यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली। देश में बिल्कुल अराजकता का 2013 में माहौल था। देश की बाहरी सुरक्षा का कोई ठोर ठिकाना नहीं था, आंतरिक सुरक्षा जरा भी ठीक नहीं थी। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती थी। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार एक फिल्मी कथा की तरह लोगों के मानस पटल पर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक दिखाई पड़ते थे और सरकार निरुत्तर सी खड़ी थी। दुनिया ने भी देश को देखने का नजरिया बदलने लगा था। देश की सरकार इस तरह से चलती थी कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को जानने वाले पंडित कहते थे कि पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है। एक ऐसा मंत्रिमंडल चलता था जिसमें हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री समझता था। प्रधानमंत्री को बेचारे को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था। इस प्रकार की विचित्र प्रकार की स्थिति पूरे देश में निर्मित हुई और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय किया कि चुनाव हम श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक चुनाव अभियान भी चला। मेरा सौभाग्य है कि इस चुनाव अभियान में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मुझे दी गई और मेरा उत्तर प्रदेश की राजनीति से पहली बार प्रत्यक्ष संबंध आया। 2013 के मई के आसपास मैं उत्तर प्रदेश में आया। उत्तर प्रदेश को दूर से देखते थे, नजदीक से देखने लगे। यहीं लखनऊ में रहता था, मगर दूर से देखता था कोई भी चीज कैसे ठीक नहीं हो सकती। नजदीक से आकर समस्याओं का विकराल स्वरूप देखकर अच्छे खासे व्यक्ति का आत्मविश्वास दिख जाए, इस प्रकार की स्थिति को हमने देखा। मैं सिर्फ राजनीतिक स्थिति की बात नहीं करता, समाज जीवन के हर क्षेत्र के अंदर गर्त से भी नीचे तक स्थिति को सपा बसपा सपा के 15 साल के शासन ने पहुंचाया। क्योंकि जो शासन नीतियों के आधार पर नहीं चलता, परिवार की विम्स के आधार पर चलता है, जो शासन सबके कल्याण के लिए काम नहीं करता, एक समूह के कल्याण के लिए काम करता है, जो शासन संविधान और कायदे और कानून के हिसाब से नहीं चलता, वोट बैंक को अपीस करने के लिए, इसका तुष्टीकरण करने के लिए चलता है, तो अपने आप समाज जीवन के हर क्षेत्र में गिरावट आना शुरू होती। और वो गिरावट की चरम सीमा 2013 में थी। उस वक्त हमने प्रचार चालू किया। मोदी जी ने उसके पहले एक लंबा समय गुजरात के अंदर शासन किया था और गुजरात के शासन की महक उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के अंदर पहुंच चुकी थी। सबको लगता था कि ये व्यक्ति कुछ कर सकता है। और एक राजनीतिक विश्लेषणकर्ता के नाते में उस समय का विश्लेषण करूं तो देश पूरा, देश के समाज जीवन के हर क्षेत्र के लोग, हर वर्ग के लोग, चाहे गरीब से गरीब लोग हो, चाहे धनी से धनी लोग हो, विद्वान से विद्वान व्यक्ति हो या अनपढ़ अंगूठा लगाने वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति ऐसा सोचता था कि हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम फेल हो गई है, ये डिलीवर नहीं कर पाएगी। और उस वक्त मोदी जी ने गुजरात में जो शासन चलाया वो सबको एक दरिया में दूर से दिखाई देने वाली अमास की रात्रि में दीवादांडी जैसे दिखाई पड़ता है, ऐसी लाइट दिखाई पड़ी कि ये व्यक्ति शायद कुछ कर सकता है। और देश पूरा उनके पीछे छूटा और देश में परिवर्तन आया। उत्तर प्रदेश में उस वक्त मैं बाय रोड हर जनपद, हर तहसील पर जाने का प्रयास किया था, मेरी पार्टी के संगठन के काम के लिए, चुनाव के काम। उत्तर प्रदेश को जाना, पहचाना, उत्तर प्रदेश की समस्याओं को भी पहचाना। और मोदी जी की सरकार जब 2014 में बनी, तब उसके बाद में उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का एक यज्ञ और यत्न दोनों शुरू हुए। मोदी जी ने जो उत्तर प्रदेश के आगे ले जाने का जो यत्न किया,
प्रयास किया, वो प्रयास में सबसे बड़ी बाधा राज्य सरकार थी। कोई भी स्कीम भेजो, उसको वो अपनी वोट बैंक के सांचे में डालकर उसको सीमित कर देते थे। आप एक जाति के हो तो आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मानो राशन भेजो तो एक जाति और एक धर्म को लोगों को ही मिलेगा। घर भेजो तो एक जाति और एक धर्म के लोगों को। कोई भी स्कीम को भेजो, इसको सिकुड़ कर उसका दायरा 20% के अंदर कर देते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर में फीता ही काटना, उद्घाटन करने की नौबत ही नहीं आती थी। फिर प्रोजेक्ट चलते रहते थे सालों सालों तक, प्रोजेक्ट भुला भी दिए जाते थे। मैं बीच में बाद में पूरी बात बताऊंगा, आप लोगों को थोड़ा जरा ज्यादा गंभीर हो गए, हंसाने के लिए कहता हूं। अभी अभी 2 सिंचाई योजना का उद्घाटन मोदी जी ने किया, इसकी आयु मुझसे ज्यादा है। 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने जिसका भूमि पूजन किया था, उसका उद्घाटन अभी मोदी जी ने अभी किया। 57 तो मुझे ही हो गए। 59 साल की आयु वाली वो योजनाएं थी जिसका पत्थर भी गुम हो गया था। हमने ढूंढ ढांड कर जवाहरलाल जी का नाम रखकर पत्थर को फिर से लगवाने का काम किया। इस प्रकार की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर थी और उस वक्त ये बहुत जरूरी था कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बने जो सरकार राजनीतिक स्थिरता दे, जो सरकार नीतियों की दृष्टि से सातत्यपूर्ण तरीके से चले, कानून और व्यवस्था को ठीक करे, जो सरकार ट्रांसपेरेंट हो, जिसके अंदर करप्शन का कोई स्थान न हो, पारदर्शी हो, वचन में भी पारदर्शिता हो, कृति में भी पारदर्शिता हो, और जो सरकार लोगों के प्रति संवेदनशील हो। ये 5 आयाम सरकार के हो, ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में बहुत जरूरी थी। वरना उत्तर प्रदेश का पुनरुत्थान, उत्तर प्रदेश का पुनर्निर्माण और उत्तर प्रदेश के गौरव की पुनर्स्थापना असंभव थी। हमें उस वक्त कोई चेहरा तो तय नहीं कर पाए, मगर मोदी जी के नेतृत्व पर सबको भरोसा था। हम चुनाव में कूदे, नोटबंदी हुई, नोटबंदी के कारण सबके हौसले बुलंद थे, साफ हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। मगर मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव में जब निकले और फिर से एक बार 2014 की तरह हमारी चुनाव अभियान शुरू हुआ, चलते 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 अंत में जब काउंटिंग हुआ, 325 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पर उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा। और मैं आज आपके सामने आया हूं, अगले 5 साल आप भारतीय जनता पार्टी को जरूर दीजिए, ये कहने के लिए आया हूं। परंतु साथ में हमने जो वादा किया था राजनीतिक स्थिरता का, हमने जो वादा किया था सातत्यपूर्ण नीतियों का, हमने जो वादा किया था कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को बदलने का, हमने जो वादा किया था पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और जो कहा वो करने वाली सरकार का, और हमने एक वादा किया था संवेदनशील सरकार का, वो वादों का हिसाब किताब भी मैं लेकर आया हूं। मुझे आपका समर्थन जरूर चाहिए, मेरी पार्टी को आपका आशीर्वाद जरूर चाहिए, हमारे सभी प्रत्याशियों को आपका समर्थन और आशीर्वाद दोनों चाहिए, परंतु हमारे काम के आधार पर चाहिए और विनम्रता के साथ एक काम हम आपके सामने रखे। इसलिए आज मुझे यहां पार्टी ने खड़ा रहने का काम कहा। मित्रों, 2014, 17 और 19 में तीनों चुनाव में हमने विजय प्राप्त करी। वो विजय में हमारा कुछ नहीं था,